वंदे, कहाँ हो तुम? चलो हम मिलकर रस्सी कूद खेलते हैं। छुटकी और भोलू को भी मैं बुलाकर लाती हूँ। नहीं नन्ही, तुम लोग खेलो। आज मैं कुछ आवश्यक कार्य कर रहा हूँ। ओहो वंदे, तुम ये क्या लैपटॉप में लगे हुए हो? जानते हो ना, अच्छी सेहत के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। हाँ नन्ही, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत आवश्यक कार्य कर रहा हूँ। वो मंजू दीदी है ना, शादी के बाद उनका नाम बदल गया है। मैं उसी का आधार कार्ड में अपडेट कर रहा हूँ। क्या कहा तुमने? यहाँ बैठे बैठे आधार कार्ड अपडेट कर रहे हो? मैंने भी कोई कच्ची गोटी नहीं खेली है। घर बैठे भला आधार कार्ड कैसे अपडेट हो सकता है? ई गवर्नेंस के माध्यम से आज लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही है नन्ही, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, PMY, फसल बीमा, डिजिटल वित्तीय लेन देन की सुविधाएं, भूमि रिकॉर्ड एवं भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी अन्य सेवाएं। ये तो मतलब जादू ही हो गया ना? फिर तो कहीं जाने आने की आवश्यकता ही नहीं है। घर बैठे ही सारी सुविधाएं लोगों को मिल जाएगी। हाँ नन्ही, तुम्हें मालूम है, आधार कार्ड का पंजीकरण व अपडेट, चुनाव आयोग की सेवाएं, ई रिचार्ज, बिल संग्रह और ई-कॉमर्स जैसी सुविधाएं भी आज ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को मिल रही है। गांव में तो लोगों को वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, फसल एवं पशु बीमा सेवाएं, शैक्षणिक सेवाएं आदि भी चाहिए होती हैं। क्या ये सब सेवाएं भी ई गवर्नेंस के अंतर्गत लोगों को मिल रही हैं? हाँ नन्ही, आज का तो युग ही तकनीक का युग है। हम लोग रस्सी कूद बाद में खेल लेंगे वंदे। अभी तो तुम मुझे ई गवर्नेंस के बारे में विस्तार से बताओ। हाँ मैं बताता हूँ, रुको। आज मैं तुम्हें ही नहीं, हमारे प्यारे प्रतिनिधियों को भी ई गवर्नेंस के बारे में सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। हाँ, तो देर किस बात की है वंदे? सब लोग तो आ ही चुके हैं। चलो मैं ही सबसे कुछ कह देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वंदे आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहा है, इसलिए आप लोगों से हमारी अपेक्षा है कि आप अपना पूरा ध्यान इस परीक्षण सत्र पर देंगे। हाँ, और इससे पहले कि हम सत्र को शुरू करें, हम चाहते हैं कि आप सब एक बार जोर से अपने लिए ताली बजा दीजिए। हाँ वंदे, अब जल्दी बताओ, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ, तो ध्यान से सुनो कि ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। पिछले 10 सालों में भारत में इंटरनेट की पहुंच क्रांतिकारी रूप से बढ़ी है। आज ई संचार, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, ई व्यापार एवं ई सेवा आदि से जीवन सुगम व सरल बन गया है। यही कारण है कि जन जन तक इंटरनेट को पहुंचाने के बाद भारत सरकार अब ई गवर्नेंस की क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका लक्ष्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग नागरिकों को सरकारी सूचनाएं, सेवाएं एवं उनके साथ संबंध स्थापित करना है। विविधताओं से भरे भारत जैसे विकासशील देश में शासन की जटिलताओं को कम करना व सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध मजबूत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि बहुत मजबूती के साथ ई गवर्नेंस योजना से हर गांव को जोड़ा जाए। इसी बात को समझते हुए ई गवर्नेंस की संकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़कर गांवों तक पहुंचाया है।
ई गवर्नेंस इजी गवर्नेंस है, इफेक्टिव गवर्नेंस है और इकोनॉमिकल गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस के माध्यम से गुड गवर्नेंस की ओर जाने का रास्ता है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है। नदी नालों, पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और बड़े पैमाने पर बर्फीली चट्टानों के कारण जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर संचार करना या वहां सेवाएं प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सभी भूगोलिक चुनौतियों से निपटने में इंटरनेट सहायक है। डिजिटल संचार के माध्यम से सरकार एक तरफ जहां किसी भी तरह की सेवा, सहायता और सूचना को गांवों तक पहुंचा सकती है, तो वहीं ग्रामीण भी घर बैठे आवेदन, अद्यतन शुल्क व नामांकन आदि का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई गवर्नेंस सेवा को जम्मू कश्मीर के पंचायतों तक पहुंचाने के लिए निम्नांकित बातों की अपेक्षा की गई है। ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, मैसेजिंग आदि सुविधाएं देना, अबाधित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिला एवं पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कार्मिकों को संसाधन देना, मांग के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर तक सुरक्षित क्लाउड ढांचा देना, राष्ट्रीय आंकड़ों, केंद्र राज्य डाटा सेंटरों और अन्य डाटा सेंटरों का एकीकरण करना, विभिन्न आर्थिक सामाजिक वर्गों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ना, ग्रामीण युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जानती हो नन्ही, ई गवर्नेंस की संकल्पना को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांवों तक भी लाया जा रहा है। अरे वाह, इस तरह तो हमारी पंचायतें भी आधुनिक हो जाएंगी। हाँ, तुम्हें मालूम है, ई पंचायत से ग्रामीणों को आशा की नई किरण मिली है, क्योंकि इससे पंचायती राज संस्थानों में आधुनिकता, पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी और कार्यकुशलता आई है। ई गवर्नेंस के आने से और किस तरह के लाभ ग्रामीणों को मिले हैं, ये तो बताओ बंदे। ई गवर्नेंस की संकल्पना को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांवों तक लाया जा रहा है। ई पंचायत से ग्रामीणों को आशा की नई किरण मिली है, क्योंकि इससे पंचायती राज संस्थानों में आधुनिकता, पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, नागरिक भागीदारी और कार्यकुशलता मिली है। ई गवर्नेंस के आने से कई तरह के लाभ मिले हैं, जैसे सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल बनी हैं, जनता को अधिक सटीक सूचनाएं मिल रही हैं, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच संचार बढ़ा है, सार्वजनिक नीति को समर्थन मिला है, सरकारी कर्मचारियों की सक्षमता बढ़ी है। ई गवर्नेंस के चरण, विभिन्न शोधों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ई गवर्नेंस मौलिक रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर और संचार प्रणालियों की नेटवर्किंग से जुड़ा विषय है। भारत में ई गवर्नेंस का विकास धीरे धीरे कदम दर कदम हो रहा है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में हम किस तरह आगे बढ़ते गए, चलिए समझते हैं। कंप्यूटरीकरण। पहले चरण के अंतर्गत व्यक्तिगत कंप्यूटर की उपलब्धता के साथ साथ सभी सरकारी कार्यालयों में पर्सनल कंप्यूटर स्थापित किए गए। कर्मचारियों को कंप्यूटर के उपयोग की मूल ट्रेनिंग दी गई। इससे डेटा प्रोसेसिंग में गजब की तेजी आई है। नेटवर्किंग।
इस चरण में कुछ सरकारी संगठनों का चयन किया गया, जहां विभिन्न सरकारी संस्थाओं को सूचनाओं के आदान प्रदान और डेटा के प्रवाह के लिए आपस में एक हब के माध्यम से जोड़ा गया। ऑनलाइन उपस्थिति। ई गवर्नेंस के तीसरे चरण में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम हुआ। हम कह सकते हैं कि ये सबसे मजबूत चरण था, क्योंकि इसी चरण में विभागों को वेब पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता महसूस हुई। वेबसाइटों का रखरखाव। तीसरे चरण को और अधिक बल व सहयोग चौथे चरण से मिला, जिसमें सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं द्वारा वेबसाइटों के रखरखाव का काम तेज हुआ। वेब पृष्ठों, वेबसाइटों में संपर्क विवरण, संगठनात्मक संरचना, रिपोर्ट और प्रकाशन संबंधित बातों पर ध्यान दिया गया। इसके साथ ही सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य और दृष्टि विवरण के बारे में भी जानकारी दी जाने लगी। ऑनलाइन अंतरक्रियाशीलता। ऑनलाइन उपस्थिति के महत्व के तहत सरकारी संस्थाओं और नागरिकों के मध्य संचार को बढ़ाया गया। इस चरण के तहत नागरिकों को शिकायत, सूचना और डाउनलोड करने योग्य फॉर्म प्रदान करने की सुविधाएं आदि प्रदान की गईं। पता है नन्ही, ई गवर्नेंस की श्रेणियों को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे स से न, स से व, स से क और ना से ना। ये तुम क्या बोल रहे हो वंदे? मुझे साफ साफ बताओ ना। हाँ, ध्यान से सुनो नन्ही, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ई गवर्नेंस में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ई गवर्नेंस की श्रेणी को हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे सा से सा, वो कार्य जो सरकार से सरकार के मध्य होते हैं। सा से ना, वो कार्य जिसका सरोकार सरकार और नागरिकों के मध्य है। सा से वा, वो कार्य जो सरकार और व्यापार के मध्य हैं। सा से का, वो सभी कार्य जो सरकार और उसके कर्मचारियों के मध्य है। ना से ना, वो सभी कार्य जिसका सरोकार नागरिकों से नागरिकों के मध्य होता है। चलिए ई गवर्नेंस की श्रेणियों को विस्तार से समझते हैं। सा से सा, जब सरकार का कोई विभाग किसी दूसरे विभाग से संपर्क करता है तो वो सा से सा की श्रेणी में आती है। इस श्रेणी को अंग्रेजी में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कृषि मंत्रालय को खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की सूचना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा मिलती है। इसी तरह अन्य मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं के लिए कितना पैसा चाहिए, इसकी सूचना वित्त मंत्रालय को देते हैं। सा से ना, सरकार एवं नागरिकों से संबंधित कार्यों को सा से ना की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी को अंग्रेजी में गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। उदाहरण के लिए बिजली बिल जमा करवाना, विद्युत एवं जल संबंधी शिकायतें आदि। सा से वा, सरकार और व्यापार से जुड़े कार्यों को सा से वा की श्रेणी में रखते हैं, जिसे अंग्रेजी में गवर्नमेंट टू बिजनेस कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग तथा सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण आदि। सा से का, सरकार और उसके कर्मचारियों से संबंधित मामलों को सा से का की श्रेणी में रखते हैं। इसके तहत मुख्य रूप से सरकार अपने कर्मचारियों से और कर्मचारी सरकार से संप्रेषण करते हैं। ना से ना, नागरिकों से नागरिकों के मध्य होने वाले सभी कार्यों को ना से ना की श्रेणी में रखा जाता है। इसके तहत नागरिकों के आपसी संबंध मजबूत होते हैं। इसका मतलब ई गवर्नेंस के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों, नागरिकों, व्यापारियों
और समाज के हर वर्ग को सूचनाएं और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करती है ना वंदे? हाँ नन्ही, तुम एकदम ठीक समझ रही हो। पता है तुम्हें कि लोगों को विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करने के लिए ही 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत भारत भर में सहज सेवा केंद्र यानी कि CSC की स्थापना की गई थी। मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ वंदे। हाँ, ध्यान से सुनो। वास्तव में देखा जाए तो ई गवर्नेंस के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार अपने विभिन्न विभागों, नागरिकों, व्यापारियों और समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करती है। लोगों को विभिन्न तरह की सेवाएं प्रदान करने के लिए ही 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत भारत भर में सहज सेवा केंद्र यानी कि CSC की स्थापना की गई। ये महज सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित करने हेतु उन्हें सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। आज के समय में पूरे देश में 1 लाख से भी अधिक सहज सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। आज ई सेवाओं के माध्यम से लोगों को कई तरह की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं। यातायात से जुड़ी ई सेवाएं, ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग, PNR स्थिति की जांच, 2 स्टेशनों के बीच रेल सेवाएं, रेल भाड़ा व आरक्षण की सुविधाएं, यातायात से जुड़े SMS, ई टिकट, कृषि से जुड़ी ई सेवाएं, मौसम की जानकारी, सरकारी योजना पंजीकरण, ऑनलाइन मंडी भाव, आधुनिक खेती के तरीके, नागरिकों को मिलने वाली ई सेवाएं, आधार पंजीकरण एवं अपडेट, पैन कार्ड पंजीकरण एवं अपडेट, सरकारी योजनाओं में पंजीकरण एवं अपडेट, ऑनलाइन आयकर रिटर्न व फाइलिंग सुविधा, ई डाक और संचार सेवाएं, ऑनलाइन शिकायत और सुझाव, पर्यटकों को मिलने वाली ई सेवाएं, ई शिकायत निवारण, ई मानचित्र, GPS सुविधाएं, मौसम की जानकारी, ई वीजा सुविधा, बैंकिंग से जुड़ी ई सेवाएं, घर बैठे बिल का भुगतान, चेक डिपॉजिट, पैसे भेजना, रिसर्च हिस्ट्री, पेपर सेल बैंकिंग, वित्तीय टूल्स, ई पासबुक, ग्रामीणों को मिलने वाली ई सेवाएं, ग्राम पंचायत से जुड़ी सेवाएं, ग्रामीण योजनाओं से जुड़ी सेवाएं, कृषि पशुपालन एवं लघु उद्योग से जुड़ी सेवाएं, ई शैक्षिक सेवाएं आदि, छात्रों को मिलने वाली ई सेवाएं, ई शोध के लिए संसाधन, ई पुस्तक, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, उच्च शिक्षा के लिए ऋण, परीक्षा परिणाम, महिलाओं को मिलने वाली ई सेवाएं, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यक्तित्व विकास, परिवार नियोजन एवं जागरूकता, महिला आयोग से ई शिकायत। अच्छा वंदे, मुझे ये बताओ कि ई गवर्नेंस के तहत हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? सरकार के निर्णयों में सुधार लाना, सूचना युग में नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करना, सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी विभागों के प्रति
लोगों के मन में विश्वास जगाना आदि ई गवर्नेंस के मुख्य लक्ष्य हैं। चलो मैं भारत में ई गवर्नेंस और उसके उद्देश्यों के बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। ई गवर्नेंस के उद्देश्य सरकार के निर्णयों में सुधार लाना, सूचना युग में नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करना, सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही एवं पारदर्शिता बढ़ाना, सरकारी विभागों के प्रति लोगों के मन में विश्वास जगाना, नई चुनौतियों से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों, ग्रामवासियों एवं इच्छुक नागरिकों को प्रभावी रूप से शामिल करना। ई गवर्नेंस की उपयोगिता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग भी देश विदेश के घटनाक्रम से जुड़ रहे हैं। सूचना का अधिकार एवं ई प्रशासन से मिलकर ग्रामीण क्षेत्र भी देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंच रही है। विभिन्न योजनाओं के दस्तावेजों को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने में मदद मिल रही है। सेवाओं का लाभ सीधे लाभार्थी को मिल रहा है। बिचौलियों पर नकेल लग रही है। वंचित एवं दलित वर्ग भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ई गवर्नेंस 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें जनमानस, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन शामिल हैं। इतना सब कुछ हमें ई गवर्नेंस से मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है बंदे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। तुम्हारे मन में सवाल? अच्छा बताओ, क्या सवाल है नन्ही? पिताजी कहते हैं कि इंटरनेट पर बहुत तरह की धोखाधड़ी होती है। अभी याद है, पिछले महीने ही भूरी काकी को लॉटरी वाला मैसेज आया था। वो तो बबलू भैया ने बताया कि ये भ्रामक मैसेज है और सरकार ऐसी कोई लॉटरी नहीं चला रही है। हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को भी इंटरनेट चलाते समय सावधान नहीं रहना चाहिए? वो भी कई तरह की जिम्मेदारियों वाले कार्य करते हैं। ई गवर्नेंस अच्छी बात है, लेकिन जरा सी लापरवाही भारी भी तो पड़ सकती है। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही नन्ही। इंटरनेट अच्छा भी है और बुरा भी है। वास्तव में इंटरनेट तो माध्यम है। ये तो उपयोग करने वाले के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इसका उपयोग किस तरह से करता है। वो कैसे बंदे? अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इंटरनेट का अर्थ अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इंटरनेट आपस में राउटर और स्विच के माध्यम से जुड़े कंप्यूटरों का जाल है। इस विशाल नेटवर्क में निजी, सार्वजनिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक और सरकारी आदि सभी नेटवर्क हैं। ये सभी वायरलेस या फाइबर ऑप्टिक के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरनेट का महत्व बहुउपयोगी साधन, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, एनजीओ, विश्वविद्यालय, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय आदि में इसका उपयोग हो रहा है। समय और पैसों की बचत, डाटा को कंप्यूटरीकृत करके एक तरफ जहां कम समय में अधिक काम हो रहे हैं, वहीं बड़े स्तर पर कागजी कार्यों से भी राहत पाई जा रही है। संचार, इंटरनेट के माध्यम से आज हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं अथवा किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। चैटिंग, ये संदेशों को भेजने का सबसे सरल माध्यम है। आज लोग चैटिंग के माध्यम से कई तरह के कार्य कर रहे हैं। विज्ञापन, आज इंटरनेट विज्ञापन का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इसकी सहायता से हम अपने सेवाओं और वस्तुओं का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर सकते हैं। व्यापार,
आज के समय में इंटरनेट ने व्यापार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज उसी का व्यापार सफल है जिसने इंटरनेट के उपयोग को समझा है। नौकरी, रोजगार। अक्सर ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि इसी इंटरनेट ने कई नौकरियों एवं रोजगार के अवसरों का सृजन भी किया है। सुरक्षा। आज इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षा क्षेत्र में हम मजबूत हो रहे हैं। अपने उपग्रहों के माध्यम से भारत सीमाओं की कड़ी निगरानी रख रहा है। देश की सुरक्षा के लिहाज से भी ये सैटेलाइट काफी महत्वपूर्ण है। इन उपग्रहों के माध्यम से देश की सीमाओं की वास्तविक तस्वीरें लेने में मदद मिल रही है। वहीं पड़ोसी देशों पर भी हम उपग्रह के माध्यम से उस पर नजर भी रख सकते हैं। मनोरंजन। बदलते हुए समय के साथ इंटरनेट मनोरंजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत में OTT प्लेटफॉर्मों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उपभोक्ता आज टीवी, रेडियो के साथ साथ ऑनलाइन मनोरंजन सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर ई गवर्नेंस के विभिन्न उद्देश्य हैं। ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान, ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन, नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारियों का प्रकाशन, सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए IT का उपयोग, सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, जनता के प्रति संस्थाओं की पारदर्शिता व जवाबदेही तय करना, सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त एवं जागरूक बनाना, शासन प्रणाली में सुधार करना, व्यापार एवं उद्योग के विकास में सहयोग करना, डिजिटल ग्राम सभाओं को रफ्तार देना। तुम्हें मालूम है नन्नी, देश के अन्य गांवों की तरह ही जम्मू कश्मीर के गांव भी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप के माध्यम से खुशहाल हो रहे हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए ग्राम पंचायतों की योजनाओं, परियोजनाओं, खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल रही है। क्या इससे सरपंचों, पंचों और पंचायत सचिव के बारे में स्थानीय लोग सब कुछ जान पा रहे हैं वंदे? हाँ नन्ही, चलो मैं इसके बारे में भी तुम्हें विस्तार से बता देता हूँ। इस ऐप की सहायता से पंचायतों में किए गए कार्य की निगरानी आसानी से हो सकती है। इससे पंचायत के प्रतिनिधियों में सुधार किया जा सकता है और योजनाओं की व्यापकता बढ़ाई जा सकती है। ये ऐप पंचायत की पूरी जानकारी कहीं भी और कभी भी देने में सक्षम है। सरपंच, पंच, पंचायत सचिव, खर्च, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP में की गई गतिविधियां इसके माध्यम से जानी जा सकती है। मिशन अंत्योदय योजना का सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इस ऐप की सहायता से मिल सकती है। इस एप्लीकेशन वर्क बेस्ड अकाउंटिंग पर केंद्रित है, इसलिए GPDP में प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों में किए गए हर खर्च का विवरण इसमें उपलब्ध होगा। पंचायत के कार्यों के नाम, योजनाओं की राशि, चुने गए वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी और खर्च संबंधी जानकारियां भी ये ऐप देता है। योजनाओं के विश्लेषण के लिए डेटा ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर के प्रतिनिधियों में भी लिया जाएगा। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। वाह, ये तो बहुत मजेदार बात है, लेकिन मैं फिर भी अपने ही प्रश्न पर आती हूँ। पंचायतों को इसे उपयोग करते समय सावधान रहने की भी जरूरत है। मास्टर जी बता रहे थे कि आजकल साइबर चोर घर बैठे ही किसी कंप्यूटर से उसकी गोपनीय जानकारी चोरी कर लेते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसे में सचेत रहने की आवश्यकता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
कि आज के समय में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। वंदे, तुम इस साइबर क्राइम के बारे में भी विस्तार से बताओ ना। हाँ, मैं साइबर क्राइम के बारे में भी विस्तार से बताता हूँ। कंप्यूटर अपराध के प्रकार। जानकारी चोरी करना। अक्सर साइबर चोर घर बैठे ही किसी कंप्यूटर से उसकी गोपनीय जानकारी चोरी कर लेते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को ऐसे में सचेत रहने की आवश्यकता है। जानकारी मिटाना। ऐसा भी देखने में आता है कि कई बार साइबर चोर कंप्यूटर से महत्वपूर्ण जानकारियों को मिटा देते हैं। इससे भारी नुकसान होता है और कई बार गंभीर तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फेरबदल करना। जानकारियों में फेरबदल करके भी ऑनलाइन धोखाधड़ी की जाती है। भारत में इस तरह की हजारों घटनाएं हुई हैं। जानकारी सार्वजनिक करना। अक्सर साइबर चोर अपने फायदे के लिए गोपनीय जानकारियों को सार्वजनिक कर देते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था, पार्टी या सरकार को भारी नुकसान होता है। इस तरह होते हैं साइबर अपराध। स्पैम ईमेल। साइबर अपराधों में सबसे अधिक योगदान स्पैम ईमेल का है। ऐसे ईमेल कंप्यूटर फाइल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि कई बार मात्र इन्हें खोलने भर से ही पूरे कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। हैकिंग। किसी की निजी जानकारी को हैक करना हैकिंग कहलाता है। अक्सर साइबर चोर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम में कमजोरी खोज निकालते हैं और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर किसी को धमकी देते हैं। कंप्यूटर हैक करने वाले इंसान को अंग्रेजी में हैकर कहा जाता है। इन चोरों को कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होता है। साइबर फिशिंग। आज के समय में हजारों लोग फिशिंग अटैक के शिकार हो रहे हैं। साइबर फिशिंग के तहत साइबर चोर असली वेबसाइट की तरह ही हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं और लोगों को तरह तरह से झांसा देते हैं। इन फर्जी वेबसाइट पर लोग जैसे ही आईडी और पासवर्ड डालते हैं, चोर उसे कॉपी कर लेते हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस फैलाना। जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए वायरस खराब है, उसी तरह से कंप्यूटर के लिए भी वायरस खराब है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर उसे कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इनसे सुरक्षित रखना आज के समय में किसी चुनौती से कम नहीं है। सॉफ्टवेयर पायरेसी। महंगे सॉफ्टवेयर की नकल तैयार कर उसे सस्ते दामों में असली सॉफ्टवेयर के दाम में बेचकर ठगी की जाती है। इससे सॉफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचता है, साथ ही उपयोग करने वाले उपभोक्ता को भी खराब सेवाएं मिलती हैं। फर्जी बैंक कॉल। अक्सर गलत ईमेल, मैसेज या फोन कॉल आदि के जरिए लोगों से निजी या गोपनीय जानकारियां मांगी जाती हैं, जैसे एटीएम नंबर, पासवर्ड, आईडी आदि। इस तरह की जानकारी साझा करते ही साइबर अपराधी हमें ठग लेते हैं। इस तरह साइबर क्राइम से रहें सुरक्षित। डोमेन नाम या ईमेल एड्रेस को अच्छे से पढ़ें। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर उस तरह का ईमेल यूज करते हैं जो असली कंपनी का होता है। स्पेलिंग, डिजाइन, फॉन्ट आदि में किसी भी प्रकार का हेरफेर लगे तो उस वेबसाइट पर ना जाएं। किसी भी संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे अच्छे से देख लें। अनजान कॉल पर अपनी सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां ना साझा करें। साइबर क्रिमिनल आमतौर पर खतरे की धमकी देते हुए वित्तीय और गोपनीय जानकारी मांगते हैं। अपने कंप्यूटर में प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ध्यान रहे कि नकली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एंटीवायरस के नकली पॉपअप पर कभी क्लिक ना करें। अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें। नकली ऐप या सॉफ्टवेयर से हमेशा बचें, इनमें वायरस हो सकता है।
फोन कॉल या एसएमएस पर अपनी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन में गोपनीय जानकारियों को पासवर्ड या पैटर्न से सुरक्षित करें। पासवर्ड लिखकर रखने की गलती ना करें। उपयोग के बाद सिस्टम को शट डाउन करें। अपने कंप्यूटर को सदैव लॉक रखें। डिवाइस के खो जाने पर आंकड़ों को घर बैठे मिटाया जा सके, ऐसी व्यवस्था बनाए रखें। वाईफाई को सिक्योर बनाएं और कठिन पासवर्ड रखें। अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे पासवर्ड का चयन करें। हर जनप्रतिनिधि को अपने ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि आप मजबूत पासवर्ड का चयन करें, जिससे कोई आपके अकाउंट तक पहुंच ना पाए। किसी भी अकाउंट का पासवर्ड बनाते समय कुछ बातों का ख्याल रखें। लंबे पासवर्ड का प्रयोग करें। मजबूत पासवर्ड बनाने का सबसे पहला तरीका यही है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें। आपका पासवर्ड जितना लंबा होगा, आपका अकाउंट भी उतना ही सुरक्षित होगा। रचनात्मकता का उपयोग करें। पासवर्ड को बनाते समय रचनात्मकता का प्रयोग करें। इसके लिए एक अलग तरह की ट्रिक बनाएं। क्या क्या वर्ड होगा, ये तय करें। सामान्य पासवर्ड ना बनाएं। कभी भी अकाउंट का पासवर्ड अपने नाम, अपने परिवार के नाम, जन्मतिथि या फोन नंबर आदि ना रखें। ध्यान रहे कि सामान्य पासवर्ड बनाने से आपका अकाउंट खतरे में आ सकता है। तभी अकाउंट के लिए एक पासवर्ड ना बनाएं। अक्सर लोग अपने सभी तरह के अकाउंट के लिए एक ही पासवर्ड बना लेते हैं। ये एक बड़ी गलती है। इस तरह की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अल्फा न्यूमेरिक का उपयोग करें। अपने पासवर्ड में आप अल्फा न्यूमेरिक तकनीक का उपयोग करें। साथ ही पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी डालें, जैसे sample_23 @ टू स्टेप वेरिफिकेशन का उपयोग करें। पासवर्ड का उपयोग करते समय टू स्टेप वेरिफिकेशन का भी इस्तेमाल करें। दरअसल टू स्टेप वेरिफिकेशन किसी OTP की तरह काम करता है, जिसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी रजिस्टर होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर किसी आदमी के पास आपका पासवर्ड है भी, तो भी उसके लॉगिन करते ही आपके पास OTP आएगा। आपके OTP डालने के बाद ही कोई आपका अकाउंट चला पाएगा। आज सोशल मीडिया का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये कई मायनों में मददगार भी है, लेकिन सावधानी ना बरती जाए तो सोशल मीडिया कई खतरों का सबब भी बन सकता है। वंदे, क्या ई गवर्नेंस में किसानों के लिए भी कुछ है? किसान हमारे देश की शान है नन्ही। उनके बिना तो भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर भला ये कैसे हो सकता है कि किसानों के लिए ई गवर्नेंस में कुछ ना हो? चलो मैं तुम्हें इसके बारे में भी बताता हूँ। चलिए इससे मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये ऐप राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा एकत्र की गई जानकारियां किसानों को देता है। इस ऐप में कृषि विभाग, मौसम विभाग, इसरो, नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और सरकार के अन्य मंत्रालयों द्वारा किसान से संबंधित जानकारी उन्हें दी जाती है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती और बांग्ला भाषा शामिल है। सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इसमें अन्य भारतीय भाषाओं को भी जोड़ा जाए। किसान इस ऐप पर न सिर्फ जानकारियों को पढ़ सकते हैं, बल्कि अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। इस ऐप को बहुत आसानी से फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
किसानों के साथ साथ ये किसान उत्पादक संगठनों, कृषि विकास केंद्रों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, मौसम वैज्ञानिकों, कृषि छात्रों और स्टार्टअप करने वाले लोगों के लिए लाभकारी है। ऐप की विशेषता। इस ऐप को विशेष तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम कर सकता है। ये ऐप जीपीएस पर काम करता है, इसलिए जब आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो ये उस क्षेत्र की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और वहां के मौसम का हाल सटीक रूप से बताता है। आप इसमें प्राप्त की गई जानकारी को सुरक्षित करके भी रख सकते हैं। ये ऐप किसानों को आने वाले दिनों में नमी या उमस, बादलों की स्थिति, तापमान और हवा की दिशा या तूफान आदि की जानकारी भी देता है। इसके अलावा ये ऐप पशुपालकों के लिए भी लाभदायक है। पशुधन की देखभाल के लिए किस पशु को किस तरह का चारा देना चाहिए, उसकी देखभाल आदि की जानकारी ये ऐप देता है। किसी विशेष फसल पर क्लिक करके उसमें लगने वाले रोगों, कीटों, दबाव अथवा संक्रमण आदि की जानकारी भी ये ऐप देता है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप फसल चक्र के बारे में सही जानकारी देता है। इसके अलावा खेत की मिट्टी की उर्वरता और जांच से संबंधित जानकारी भी ये देता है। किसान चाहे तो विकल्प पर क्लिक करके अपने आसपास के खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता भी जांच सकते हैं। पता है, पंचायत प्रतिनिधियों को कई बार ट्रोलिंग और बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है। साइबर बुलिंग तो आज के समय में बड़ी समस्या बन गई है। ये ई गवर्नेंस के लिए खतरनाक है। साइबर बुलिंग ये क्या होता है वंदे? हाँ, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। साइबर बुलिंग अफवाहों के अलावा सोशल मीडिया पर आज लोग साइबर बुलिंग से परेशान हैं। सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना या निजता का उल्लंघन करते हुए किसी का मजाक बनाना आदि साइबर बुलिंग के तहत आते हैं। साइबर बुलिंग अक्सर किसी को तंग करने, उसे नीचा दिखाने या दूसरों के सामने शर्मिंदा करने के लिए किया जाता है। साइबर बुलिंग एक दंडनीय अपराध है। अफवाहों और साइबर बुलिंग से कैसे बचें? किसी भी फोटो या मैसेज पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आमतौर पर गौर से देखने पर ही अधिकतर झूठ पकड़े जाते हैं। किसी भी खबर, जानकारी, वीडियो या आर्टिकल को आगे फॉरवर्ड करने से पहले अपने स्तर पर इसकी सत्यता की जांच कर लें। किसी के नाम से फैल रहे मैसेज को आगे भेजने से पहले सावधान रहें। किसी भी विभाग के नाम से कोई ट्वीट आ रहा हो तो ये चेक करें कि अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं। वेरीफाइड अकाउंट से किए गए ट्वीट्स को ही सत्य मानें। अगर आपके क्षेत्र में किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या आपके सामने ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित कोई मामला आता है तो ऐसे मामलों की शिकायत 155260 पर करें। बता दें कि भारत सरकार ने इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत करने के लिए इस नंबर को चालू किया है। अन्य किसी तरह की साइबर धोखाधड़ी, गलत खबर या सोशल मीडिया पर चल रहे ऑनलाइन असामाजिक गतिविधियों की शिकायत के लिए www.cybercrime.gov.in पर जाएं। वैसे तुम्हें मालूम है, आज के समय में कैशलेस ट्रांजैक्शन से हमारी पंचायतों और यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही है। वो सुविधाएं क्या है वंदे? मुझे भी बताओ। कैशलेस ट्रांजैक्शन से हमारे पंचायतों और वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद कैशलेस सिस्टम ई गवर्नेंस का अभिन्न हिस्सा बन गया है। आज लगभग हर तरह का सरकारी लेन देन कैशलेस सिस्टम से ही हो रहा है।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आज लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की पंचायतें भी कैशलेस अर्थव्यवस्था में अपना योगदान निभा रही हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन से लाभ, सुविधाएं, आराम, छूट, खर्च को ट्रैक करने में आसानी, बजट का अनुशासन, कम जोखिम। सुविधाएं, विभिन्न पंचायती कार्यों में होने वाले कैशलेस ट्रांजैक्शन से जहां एक तरफ पंचायत कर्मचारियों को काम आसान हुआ है, वहीं लोगों को भी कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। आज पंचायत से जुड़े अधिकतर कार्यों के लिए ना तो कैश ढोने की आवश्यकता है और ना ही बैंक या एटीएम की लाइन में लगने की जरूरत है। आराम, ई ट्रांजैक्शन पंचायत कर्मचारियों एवं नागरिकों दोनों के लिए ही आरामदायक है। लोग घर बैठे ही लगभग हर तरह का लेन देन कर लेते हैं। नकद में रखे पैसों की सुरक्षा अपने आप में समझदारी भरा कार्य है। पैसों को गिनने, रखने या संभालने में जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन ई ट्रांजैक्शन में इन बातों की कोई चिंता नहीं होती है। छूट, अधिकतर मनी ट्रांसफर ऐप हर लेन देन पर अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें भारी डिस्काउंट, छूट, रिवॉर्ड पॉइंट्स और लॉटरी बेनिफिट्स और कई तरह के उपहार देते हैं। वहीं सरकार ने भी 2000 रुपए कार्ड ट्रांजैक्शन पर 2000 रुपए तक के पेमेंट को सर्विस टैक्स से फ्री कर दिया है। सरकार के इस कदम से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिला है। वहीं कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर, आवेदन करने पर, रेल टिकट कटाने पर, हाईवे पर टोल जमा करने पर, बीमा खरीदने आदि जैसे कार्यों पर भारी छूट भी दी जाती है। खर्च को ट्रैक करना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान है। ऑनलाइन माध्यम से किया गया ट्रांजैक्शन अपने आप में किसी प्रमाण की तरह होता है। इसके तहत सभी तरह के लेन देन का हिसाब रखना आसान है। बजट का अनुशासन, बहुत से ऐप और टूल ऐसे भी हैं जो खर्च करने के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं और कुछ सालों में बढ़िया एनालिसिस देकर मदद भी करते हैं। कम जोखिम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जोखिमों भरा नहीं है। किसी भी तरह की गड़बड़ी पर आमतौर पर कंपनियां ग्राहकों को पूरा सहयोग करती हैं और पैसा कुछ ही समय में वापस आ जाता है या प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है। आज तो मुझे कितनी सारी जानकारी मिली। मैं तो रस्सी कूद के चक्कर में ही पड़ी रह जाती। हाँ नन्ही, लेकिन अभी तो ई गवर्नेंस के बारे में तुम्हें बहुत कुछ जानना है। हाँ तो बताओ ना वंदे, मैं तो यहीं बैठी हूँ। नहीं, अभी तो मुझे रस्सी कूद खेलना है। आधार कार्ड अपडेट का काम तो हो ही गया। हाँ, थोड़ी देर खेलकर हम इस पर आगे की बात करेंगे। हाँ, तब तक आप लोग हमारे साथ बोलिए कि जुड़ेंगे ग्राम विकास के संग, सूचना पाना अब होगा सुगम, तकनीक से छुएंगे आसमान, भरेंगे सपनों की उड़ान। जय हिंद, जय भारत।